नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जिसमें हम रीट से संबंधित तैयारी करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें रीट से संबंधित 50 क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिन पियाजे साहब ने 4 स्टेजेस बताई है, जिनको हम एस पी सी एफ नाम से याद करते हैं। एस पी सी एफ बोले तो एस पी सी एफ एस मीन्स सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से थर्ड अवस्था है उसका समय है 7 से 11 वर्ष। तो बिल्कुल सही जवाब है 7 से 11 वर्ष का। ठीक, इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका वर्गीकरण करने तथा तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बालक के नैतिक निर्णय समाज के नियमों और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं? तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है, लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, जिनमें पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ये 3 अवस्थाएं हैं। तो सवाल है, किस स्तर पर बालक के नैतिक निर्णय समाज के नियमों और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो पारंपरिक स्तर पर जो सेकंड स्टेज है, पहला है पूर्व पारंपरिक, जिसमें बालक डर से और वो अपने निर्णय लेता है। दूसरा जो स्टेज है उसमें बालक अपने समाज के जो अपेक्षाएं हैं उसके आधार पर निर्णय लेता है, जिसमें गुड बॉय, बैड गर्ल, ये सभी आते हैं। तो सेकंड स्टेज है पारंपरिक स्तर। इस स्तर पर बालक नैतिक निर्णय समाज की अपेक्षाओं के आधार पर लेता है। पारंपरिक स्तर पर बच्चा समाज, विकास और देश के नियमों को स्वीकार करता है, उसके अनुरूप व्यवहार करता है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर हम। लेव वायगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो वायगोत्स्की साहब ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसका नाम ही समाज संस्कृति से शुरू होता है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। तो आनुवांशिकी से नहीं दिया है, पुरस्कार और दंड की इन्होंने कोई बात नहीं की है, भौतिक वातावरण की कोई बात नहीं की है। तो सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के द्वारा बच्चा सीखता है, इन्होंने जैसे बताया। तो सेकंड जो आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया, वो सबसे बेस्ट है। वायगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, विकास का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये सिद्धांत जो है सिफेलोकोडल जैसे इंग्लिश में भी आ जाए आपके, तो सिफेलोकोडल का पहला जो है अक्षर है वो सी है, और सी से हिंदी में सिर बनता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो सिफेलोकोडल। तो यहाँ पर हिंदी में तो अलग अलग नाम मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश में याद करना आपको सिफेलोकोडल। और सिफेलोकोडल मीन्स सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पर जो तीसरा आंसर है शिरोपुच्छीय सिफेलोकोडल सिद्धांत, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से शुरू होकर नीचे धड़ की और पैरों की तरफ बढ़ती है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बुद्धि के बहुत से सिद्धांत है, जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। किसने दिया है आप कमेंट करके बता सकते हो, वैसे गार्डनर साहब ने दिया है। और द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो ये दिया है हमारे स्पीयरमैन ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए, सामान्य कारक जी फैक्टर और एस फैक्टर। एस फैक्टर मीन्स स्पेशल फैक्टर, विशिष्ट कारक। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ।
एल्फ्रेड एल थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहु अनुक्रिया का नियम। डी आंसर होगा। बहु अनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, बल्कि ये गौण सेकेंडरी नियम है। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट एंड बहुमुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो बताइए, सिगमंड फ्राइड ने किया था, कार्ल यूंग ने किया था, ओल्फोर्ड ने किया था, कैटेल ने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्ल यूंग, जिसे प्रोनाउंस करते हैं हम। यूंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी भागों में बांटा है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नई परिस्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बाधा उत्पन्न करने की बात आ रही है तो नकारात्मक अधिगम सिद्धांत स्थानांतरण, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक, और जब उसमें सहायता कर रहा है तो सकारात्मक हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में व्यापक का मीन्स नॉट ओनली एजुकेशन, केवल सिर्फ एजुकेशन नहीं, उस बच्चे को खेल कूद संगीत इन सब में उसका चहुमुखी विकास करना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? केवल शैक्षिक क्षेत्र का विकास मूल्यांकन, केवल शैक्षिक क्षेत्रों को मूल्यांकन, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को मूल्यांकन, या केवल परीक्षाओं का निर्माण आयोजन? तो जैसे बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है शैक्षिक और शैक्षिक, केवल एजुकेशन नहीं, साथ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनका भी हमें मूल्यांकन करना है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों मूल्यांकन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या निर्धारित है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा 1:30। एक टीचर के हिस्से में लगभग 30 बच्चे आने चाहिए, ये छात्र शिक्षक अनुपात है RT एक्ट 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। पवन शब्द का सही छंदी विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका सही संधि विच्छेद पो-अन होगा। तो बी आंसर जो है पो-अन, आप कमेंट करके बताइए कौन सी संधि है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है बिल्कुल सही, आपका आंसर है अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपने पढ़े हैं, हम सभी ने पढ़े, तद्भव और तत्सम। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द को आप याद कर सकते हो। तत् का मतलब तत्सम, सम का मतलब होता है समान, और तत् का मतलब उसके मीन्स हिंदी भाषा का उदय किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा के जो समान शब्द हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो हमें किस शब्द का चेंज करना है? तद्भव मतलब जो संस्कृत से मिलता जुलता नहीं है। सूर्य, अग्नि, सूरज और हस्त, तो जैसे सूर्य और सूरज दोनों का अर्थ एक है, तो इनमें जो तद्भव है वो सूरज होगा। ठीक है, सूर्य संस्कृत का शब्द है, सूरज एक तद्भव शब्द है जिसका शुद्ध तत्सम रूप सूर्य होता है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अल्पमानी, थोड़ा, सर्वमानी, सब कुछ, विद्वान, जो किसी एक विषय में विद्वता हासिल कर लेता है उसे विद्वान कहते हैं, और जो बिल्कुल अज्ञानी होता है उसे, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञानी कहते हैं। तो इसका जो बी आंसर है सर्वज्ञ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम जानने वाले को अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरनी और तरणी शब्द युग्म का क्रम से सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ दे रखा हमारे सामने, सूर्य और नाव। तो दूसरा जो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सूर्य और नाव, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सब चलते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है?
तो नोम चॉम्स्की साहब ने कहा है कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है। और इन्होंने एक बात और बताई है कि हमारे सभी के दिमाग में एक इंस्ट्रूमेंट फिट होता है। नो, ये इंस्ट्रूमेंट वास्तव में फिट नहीं होता, आप इसे एक साइकोलॉजी के अनुसार मान सकते हो, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है और भाषा को जन्मजात होती है, इस प्रकार की इन्होंने बातें की है। तो हमारा जो सेकंड आंसर है जन्मजात होती है, ये ठीक हो जाएगा भैया। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे एक जन्मजात भाषा अर्जन तंत्र LAD के साथ पैदा होते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो भैया इसमें ये इसका मतलब सीधा सा होता है कि जो सब कुछ जानता है उसके सामने ज़्यादा क्या बकबक करना, सीधे अर्थों में तो यही होता है। अहंकार करना, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कंगन पहनना, मूर्खतापूर्ण बातें करने। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर लग रहा है वो बी है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बात सामने साफ दिखाई दे रही हो उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में क वर्ग क ख ग घ न के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। तो हम हिंदी में पढ़ते हैं, इनका जैसे उच्चारण करते तब भी देखो क हमारे बिल्कुल कंठ से निकल रहा है, तो इनको कंठ के स्थान से निकलने वाले वर्ण की संज्ञा देते हैं। क वर्ग के सभी अक्षरों का उच्चारण गले यानी कंठ की सहायता से किया जाता है। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग जैसे दिख रहा है यहाँ पर, अनुराग का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रेम होना, और इसका विपरीतार्थ शब्द हो जाएगा विराग, मतलब किसी चीज से मोहभंग हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा शिक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें छात्र के क्रमिक विकास और उसकी उपलब्धियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है? तो शिक्षक साथियों, जैसे हम सभी अपने स्कूल में बच्चे के स्कूल के रिकॉर्ड का प्रारंभिक सेशन के में ही एक बच्चे की फाइल बना लेते हैं जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो ए। उपचारात्मक शिक्षण जो है, बच्चे के जो लर्निंग गैप्स होते हैं उनको पहले डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। लिखित परीक्षा बच्चे की लिखित परीक्षा होती है, और साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होता है। तो जो रिकॉर्ड करने की बात आ रही है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान का आधिकारिक राज्य पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों, गोडाउन इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, ये भरतपुर में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न विश्व से आते हैं भ्रमण के लिए। उनका जो माइग्रेशन होता है उस समय पर आते हैं यहाँ पर। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों जैसे साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 5 जून। 5 जून को हर साल हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सी आंसर ठीक हो जाएगा हमारा। भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? ये जो हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ये चिपको आंदोलन के मुख्य प्रणेता है। राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक हस्तकला ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा जिला है? तो ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र जिला है हमारा जयपुर। यहाँ पर पोट्री से संबंधित जो हस्तकला है उसका काम होता है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। दूषित जल कंटेमिनेटेड वाटर के सेवन से मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो सीधा सा हमारा टाइफाइड इस दूषित जल के सेवन से हो जाता है। टाइफाइड सोलमैनोल टाइफी नामक बैक्टीरिया का कारण होता है जो गंदगी और दूषित पानी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के किस लोक पर्व
या त्योहार पर राज्य वृक्ष खिचड़ी की विशेष पूजा की जाती है। तो साथियों, ये दशहरा के दिन, दशहरा जिसे हमारे क्षेत्रीय भाषा में दशहरा और विजयदशमी बोलते हैं, उस दिन हम खिचड़ी की पूजा करते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से दांतों में रोग होता है, जिसे कहते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें मसूड़ों में से खून आना होता है और मसूड़ों में घाव भी बन जाते हैं, जिसे स्कर्वी की संज्ञा दी जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। पर्यावरण शिक्षा में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और सामाजिक गुणों के विकास के लिए सबसे बेहतरीन शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, सामूहिक विचार विमर्श विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है सामूहिक विचार विमर्श विधि। अब हम आते हैं गणित के सवालों पर। गणित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी मानी जाती है? तो अभाज्य संख्या की एक सीधी सी परिभाषा है कि जिसके दो गुणनखंड हो, एक तो स्वयं और एक और एक वो जो स्वयं संख्या है वो उसके दो गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 0 कोई संख्या नहीं होती और 1 के दो गुणनखंड नहीं होते। तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारे पास 2 होगी। संख्या 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। किसी भी त्रिभुज ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? साथियों, हमने खूब बच्चों को पढ़ाया है और इसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि ये ट्रायंगल होता है और इसके जो तीनों कोण हैं इनका योग है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, 180 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, गणित के महत्व को बताने वाला यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये आंसर बी हो जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमें याद ही करने होंगे, इनमें किसी प्रकार का तर्क वितर्क हम लगा नहीं सकते। यदि किसी अभाज्य संख्या का, किसी अज्ञात संख्या का 20% का मान 40 है तो वह संख्या क्या होगी? तो साथियों, इस प्रकार के सवालों को हल करने का आपके पास बिल्कुल सीधा सा तरीका होता है। जैसे कोई संख्या है उसको आप x मान लो, अज्ञात संख्या है, और उसका 20% कितनी है, x है, उसका 20% कितना है? 40। ठीक है, तो ये इसको हल थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। x इंटू 20/100 हो जाएगा। एक मिनट, इसको पुनः करते हैं हम। x गुणा 20% इज इक्वल टू 40। ठीक है, x का x इंटू 20/100 इज इक्वल टू 40। ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 40 इंटू 100। ये 20 इधर आ जाएगा और ये इससे आपस में कट जाएंगे, 2 5 जा 10। तो ये हमारा 200 आंसर, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा आप सभी को। किसी भी दो सहअभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर का महत्तम समापर्त HCF हमेशा क्या होता है? तो को प्राइम नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या जानते हो आप, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, और को प्राइम नंबर जैसे दो लगातार संख्याएं हैं, 3 है 5 है, इनका महत्तम समावर्तक सदैव एक ही आता है हमारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका सीरियल है 36। एक आयत रेक्टेंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र क्या होता है? तो साथियों, हम जानते हैं आयत और वर्ग दो बेसिक संकल्पनाएं हैं। ये आयत है, आयत का जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसको इससे गुणा करना होता है, और वर्ग में भी हम इसको इससे ही गुणा करते हैं। चूंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है इसलिए लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर ही होती हैं तो प्रत्येक को भुजा कहते हैं। तो भुजा गुणा भुजा वर्ग में होता है और आयत में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। गणित शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड मुख्य रूप से किस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है? देखो, दो विधियां हैं, एक आगमन विधि है, एक निगमन विधि है। तो जब निगमन
तो आप यहाँ से नी से नियम ले सकते हो। तो जो विधि नियम की पहले बात करेगी उसको निगमन विधि कहते हैं, ठीक है। और जो विधि पहले उदाहरणों की बात करे और फिर नियम की बात करे उसे आगमन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सामने पूछा गया है आगमन विधि। तो आगमन विधि पहले नियम ले रहे हैं, सॉरी पहले उदाहरण ले रहे हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की और इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य। सामान्य मतलब उसका जनरलाइजेशन किया जा रहा है, उसके नियम बताए जा रहे हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गणित में छात्रों की विशिष्ट कमजोरियों को सीखने की समस्याओं का सटीक पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो प्यारे साथियों, हम गणित में या किसी भी विषय में जब बच्चों की कमजोरियों का पता लगाते हैं, तो जैसे डॉक्टर भी हमारे शरीर में कुछ दुविधा हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा डायग्नोस करता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं उसे, और हिंदी में उसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो इसका जो बी आंसर है निदानात्मक परीक्षण, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का काम छात्र की पढ़ाई से जुड़ी कमियां और त्रुटियों के कारणों को ढूंढना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या 45,678 में अंक 6 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो बहुत ही ये इस प्रकार के सवाल है, हलवा सवाल कहते हैं इनको। 6 का स्थानीय मान, तो आपको 6 के आगे 0 लगाने। भैया देख लो 6 के इस तरफ कितने अंक है, इस तरफ 6 के इस तरफ कितने अंक है, इतने 0 लगा दे। 6 हमारे यहाँ पे और 7 और 8 है तो 2 0 लग जाएंगे। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 600। किसी वृत्त सर्कल की सबसे बड़ी जीवा कोड को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है तो साथियों ये हमारा वृत्त होता है, ये जीवा होती है, और इसकी जो सबसे बड़ी जीवा जो इसके केंद्र में होकर निकलेगी इसको कहते हैं डायमीटर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? व्यास। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यास। सामाजिक विज्ञान या राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न है कुछ हमारे सामने, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली 12मासी नदी का नाम बताइए? तो ये हमारी चंबल नदी है जो 12 महीने बहती है, और एकमात्र नदी है राजस्थान की जो 12 महीने बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल राजस्थान में बहती है और वह राज्य की सबसे बड़ी 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? तो इसका आंसर 6 ब्रिटिश छावनियां थी उस समय हमारे राजस्थान में, तो जिनका नाम है नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। इसका शॉर्टकट है जिसे बताएंगे नेक्स्ट साल क्लास में आपको, इससे आसानी से आप याद कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण सभी जानते हैं राणा कुंभा जी ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध पंचायत राज व्यवस्था से? तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो कालबेलिया जो नृत्य है उसको राजस्थान का नृत्य है और उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। सपेरा जनजाति के इस कालबेलिया नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को ने अपनी विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में जगह दी है। राजस्थान में ऐतिहासिक शहर अजमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने की थी? तो जैसे नाम से पता चल रहा है अजमेर की अजय राज चौहान ने की थी। राजा अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया, और इसके बाद में इस अजय मेरू नगर का नाम क्या हो गया? अजमेर। राजस्थान का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच किस वर्ष लड़ा गया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये 1576 में लड़ा गया था, आपको याद करना पड़ेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर आधारित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई साहब है। तो ये पृथ्वीराज रासो के परम मित्र और राजकवि थे। इन्होंने पिंगल भाषा में इस महाकाव्य की रचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई? तो भैया बम्बई में हुई थी, सबको पता है।
1885 में हुई थी। ए हो हूँ इसकी जो गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। राजस्थान के किस खूबसूरत शहर को झीलों की नगरी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, सभी जानते हैं हम सभी। इसमें बहुत सारी झीलें हैं जिसमें पिछोला, फतेह सागर झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारे जो 50 क्वेश्चन हैं वो आज पूरे हो गए। हमारा ये जो वीडियो है यहीं तक रहेगा। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो देखें तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।